क्लास 12th वितान पुस्तक की प्रकरण ए सिल्वर बैंडिंग जो मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है, इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों ने लिख लिया है। कहानी संक्षिप्त में क्या है ये भी हमने बता दिया है। अब हम लोग कहानी का पंक्तिवत वाचन करेंगे। इस कहानी को लिखा है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी एक पत्रकार हैं। ये धारावाहिकों के लिए पटकथा भी लिखते हैं। इन्होंने दिनमान पत्रिका का संपादन भी किया था। मतलब ये पत्रकार, साहित्य से प्रेम रखने वाले, सामाजिक गतिविधियों के ऊपर भी इनकी दृष्टि रहती थी। इन्होंने हरिया हरक्यूलिस की कहानी, नेताजी कहीन, ख्वाब जैसी अनेक रचनाएं भी इन्होंने किया है। मनोहर श्याम जोशी समाज में घटित होने वाले विशिष्ट लोगों, नेताओं और समाज में जो परिवर्तन की मुख्य वजह है, उन सभी बातों को भी अपने लेख में स्थान दिया है। उनकी भाषा सरल सहज है। साहित्यिक भाषा के साथ साथ आंचलिक अंग्रेजी भाषा पर भी उनका आधिपत्य समान रूप से है। इस भाषा में उन्होंने सरल सहज रूप से खड़ी हिंदी का प्रयोग किया है, जबकि आधुनिक समय में जिस तरह की भाषा हम लोग हिंदी के साथ मिश्रित अंग्रेजी और उर्दू शब्दों को बोलते हैं, इन सभी भाषाओं को लेकर के उन्होंने इस कहानी को लिखा है। इस कहानी में जगह जगह इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि आज की बोली जाने वाली हिंदी की मुख्य विशेषता है। चलिए कहानी देखते हैं। इस कहानी में मैंने पहले ही बता दिया है कि दो पीढ़ियों के लोगों की सोच कैसी होती है, और व्यक्ति जब अंध रूप से, जिसको बोलते हैं अंधविश्वास की तरह प्रेरणा को मानने लगता है, तो वो उसके जीवन में समस्या बना देती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका, परिस्थितियाँ, सारी चीज़ें अलग होती है और उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप ही बदलता रहता है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी। जो सेक्शन ऑफिसर यशोधर बाबू हैं, उनके ऊपर लिखी गई है। देखते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांध कर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने दिन की 10 के बंधे हुए राशन में से 7वीं सिगरेट सुलगाई और एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क मतलब रूखे व्यवहार का निराकरण मतलब समाधान कर जाने की कृष्णानंद, जो उनके प्रेरक है, जिनको वो किशनदा कहते हैं, किशनदा से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसमें बता रहा है कि जो सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत हैं, वो शाम के 5 बजे तक ऑफिस में अपना काम करते हैं, जिनके वजह से ऑफिस में उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को भी रुकना पड़ता है। दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो रहा था, लेकिन उन्होंने जो कलाई घड़ी बांधी थी उसमें 5:30 बज रहे थे, और वो अपनी घड़ी को ही सही ठहराते थे, क्योंकि सुबह शाम वो अपनी घड़ी को रेडियो से मिलाते थे। इसलिए उन्होंने अपनी घड़ी को ही सही ठहराया। दूसरा, वो दिन में बधी बधाई दिया है ना कि राशन में 7वीं सिगरेट सुलगाई, मतलब वो सिगरेट पीते रहते थे बीच बीच में, और चलते चलते वो दफ्तर में अपने जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कह के निकलने की जो परंपरा अपनाई थी, वो किशनदास से प्रेरित होकर अपनाई थी। चलते चलते उन्होंने मजाक के लिए लोगों से कहा कि दफ्तर की घड़ी आप लोगों की तरह ही सुस्त हो गई है। आगे सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए, सहायक पद पे आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मतलब असहज मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज एजुअल मतलब सामान्य बात बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है?
वक्त सही देती है। यहाँ चुनेदानी विशेषण बताया है, पंत जी जो घड़ी बांधे थे उसके बारे में बोल रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि उनके सहायक के रूप में आए एक नया लड़का जिसको लोग चड्ढा बोलते थे। उसका पहनावा, उसका तरीका यशोधर बाबू को असहज लगते थे, लेकिन वो वाचाल भी बहुत ज़्यादा था। उसने बोला कि जो उन्होंने कहा था कि दफ्तर की घड़ी भी सुस्त हो गई है, इस पे उन्होंने बोला कि ये सामान्य बात है, लेकिन आपकी घड़ी का क्या हाल है, सही वक्त देती है। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया। जो उनका सहायक कर्मचारी था उसकी ढिठाई को, शरारत को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, मतलब एकदम सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ। यह तो बड़े बाऊ जो चड्ढा है वह यशोधर पंत को बोल रहा है, आप तो डिजिटल ले लो, एक जापानी स्मॉल गोल्ड सस्ती मिल जाएगी, मतलब तस्करी की घड़ी थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, और आप डिजिटल मतलब वर्तमान समय में चलने वाली घड़ी ले लो। ये तो बाबा आदम कहते हैं बहुत पुराने ज़माने की घड़ी है, इसको बदल लो। अब उस पर यशोधर बाबू प्रतिक्रिया देते हैं, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? उन्होंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, मैं भी पुराना, मेरी घड़ी भी पुरानी, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये अब भी सही समय बताती है। क्यों, कैसी रही? उन्होंने ही प्रश्न किया। इस तरह का नहले पर दहला, मतलब जैसा प्रश्न वैसा जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रिमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक मतलब 10वीं की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठा कर हाथ मिलाया करते थे। बोल रहे हैं कि जब मैं, वो याद कर रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था उस समय इस तरह नहले पर दहला, जैसा प्रश्न वैसा जवाब सुनने पे हम स्टूडेंट अपने हाथ को एक दूसरे के हाथ पे ताली मार के हंस दिया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मैस मतलब सामूहिक भोज जैसे होता है, उस तरह के खाने की व्यवस्था थी, जैसे कि सब मिलकर लाओ पकाओ खाओ, मतलब सारे लोग मिल के सामग्री लाओ, सारे लोग मिल के बनाओ और एक साथ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा, मतलब कोशिश करने पे भी जो किशनदा थे वो उनको सहयोगी के रूप में भी नहीं लगा पाए, तो उन्होंने उनको मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। मतलब उनके घर में जो सारे लोग काम करते थे, सब लोग मिल के खाना बनाते थे, उसमें उन्होंने तब तक जब तक इनको काम नहीं मिलता रसोइया बना लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। मतलब किशनदा ने इनको शरण दी, इनकी मदद की और आगे इनको अपने ऑफिस में नौकरी भी दिलवाई, इसलिए वो किशनदा से ज़्यादा प्रेरित थे। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। जब उन्होंने बोला कि घड़ी मुझे शादी में मिली थी, तो उसमें मेनन जो दूसरा मेंबर है उनके ऑफिस का सहयोगी कर्मचारी, वो पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब मतलब मेमन की तरफ होकर के बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मतलब मेरी जो शादी हुई थी
1947 में 6 फरवरी को हुई थी। मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। उन्होंने 6 फरवरी ही उस दिन थी। उन्होंने ज्यों ही बताया कि 1947 में 6 फरवरी को ही उनकी शादी हुई थी, तो जो मेनन जिसने प्रश्न किया वो तुरंत हिसाब लगाया, तुरंत जोड़ा कितना साल हो गया, और जोड़ के उसने बताया कि आपको आपकी मैरिज एनिवर्सरी मुबारक हो। आज तो आपकी 25वीं सालगिरह है, जिसको सिल्वर वेडिंग बोलते हैं। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। खुश होते हुए झेपे, झेपना मतलब संकोच करना, और संकोच करते हुए भी खुश हुए। यह अदा, अदा मतलब तरीका, उन्होंने किशन दास से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। चाय पानी, नाश्ता पानी को बोला है। तो चड्ढा ने तुरंत घंटी बजाया और बुलाया भगवान दास, जो वहाँ का चपरासी था, और बोले कि जो किशन यशोधर बाबू हैं, इनसे पैसा, बड़ा नोट लो, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा लो, और सभी लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करो।